कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जिसकी बिक्री अचानक 23% गिर जाती है, लेकिन उसी समय उसका मुनाफा 193% आसमान छूने लगता है। और ये कोई अकाउंटिंग की गलती नहीं है, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो रहे सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों में से एक की निशानी है। अक्सर शेयर बाजार में ये माना जाता है कि अगर रेवेन्यू गिर रहा है तो कंपनी मुश्किल में है ना? हाँ बिल्कुल। आमतौर पर तो यही सीधा और तर्कसंगत नियम लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिस कंपनी के डेटा, अर्निंग्स कॉल और रणनीतियों को खंगालने वाले हैं, उसने इस पूरे नियम को पलट कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड यानी डीबीएल की, और उनके Q3 और 9 महीने के FY26 के वित्तीय आंकड़ों की। एक तरफ कंपनी के मौजूदा रेवेन्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो ऑर्डर बुक है ना, वो उनके पूरे इतिहास में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये पूरा परिदृश्य इतना उलझावा क्यों दिख रहा है और आखिर बैकग्राउंड में असल कहानी क्या चल रही है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी कंपनी किसी बंद कमरे में काम नहीं करती। वह एक विशाल मैक्रो इकोनॉमिक माहौल का हिस्सा होती है। इस समय भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को लेकर एक अभूतपूर्व और आक्रामक रुख अपना रही है। मतलब सरकार का पूरा फोकस इस समय निर्माण पे है। एकदम सही। सरकार ने FY27 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें 12.21 ट्रिलियन रुपए का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। अगर 2014 के स्तर से इसकी तुलना की जाए तो ये लगभग 4 गुना ज्यादा है। बाप रे, 4 गुना? हाँ, सरकार का स्पष्ट फोकस सड़क, रेलवे और शहरी बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार करने पर है। अब डीवीएल जैसी कंपनी जो इस पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, वो खुद को सिर्फ एक पारंपरिक EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी तक सीमित नहीं रख रही है। इसके बजाय वो खुद को एक डाइवर्सिफाइड मल्टी एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में ढाल रही है। अच्छा, तो मतलब वो अपनी पहचान बदल रहे हैं? बिल्कुल। प्रबंधन इसे DBL 2.0 कह रहा है। वित्तीय नतीजों में जो ये विरोधाभास नजर आ रहा है ना, वो असल में इसी बड़े बदलाव और ट्रांजैक्शन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये ट्रांजिशन सच में बहुत दिलचस्प है। और ये बदलाव आंकड़ों में कितनी अजीब तरह से परिलक्षित हो रहा है, ये देखना और भी हैरान करने वाला है। वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालने पर पता चलता है कि स्टैंडअलोन रेवेन्यू 23% गिरकर 5,145 करोड़ रुपए रह गया है। हाँ, जो कि एक बड़ी गिरावट है। हाँ, और इसके साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 23% की ही गिरावट आई है। यहां तक तो गणित समझ में आता है कि अगर काम कम हुआ है तो कमाई भी कम होगी। लेकिन असली कहानी बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे में छुपी है। बिल्कुल, वही सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ना? कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 193% की छलांग लगाकर 775 करोड़ रुपए हो गया है। बिक्री घट रही है, लेकिन मुनाफा लगभग 3 गुना हो गया है। कोई भी सामान्य निवेशक इसे देखकर उलझन में पड़ जाएगा। मैं खुद सोच रहा था कि बिना बेचे इतना बड़ा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। ये उलझन एकदम जायज है। देखो, इसका रहस्य एक विशेष अकाउंटिंग प्रविष्टि में छिपा है, जिसे एक्सेप्शनल गेन कहा जाता है। ये मुनाफा रोजमर्रा के सड़क बनाने वाले ऑपरेशन से नहीं आया है। असल में DBL ने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया है। उन्होंने अपने 7 HAM यानी हैम संपत्तियों को एक इन्विट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसका नाम है अनंतम इन्विट। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये हैम और इन्विट वास्तव में काम कैसे करते हैं। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। हैम का मतलब है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। इस मॉडल में जब कोई कंपनी सड़क बनाती है तो सरकार निर्माण के दौरान 40% पैसा दे देती है। बाकी का जो 60% पैसा है वो सड़क बनने के बाद अगले 15 सालों तक ब्याज सहित किस्तों में यानी एन्युइटी के रूप में मिलता है। अच्छा, तो मतलब 15 साल तक एक तय और सुरक्षित कैश फ्लो आता रहेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है इन्विट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये शेयर बाजार में एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, लेकिन यह शेयरों के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है। जब DBL ने अपने तैयार हैम प्रोजेक्ट्स इस इन्विट को सौंपे तो उसके बदले में एक बड़ा मूल्य अनलॉक हुआ, और वही मूल्य कागजों पर इस भारी मुनाफे के तौर पर दर्ज हुआ है। और अर्निंग्स कॉल के मुताबिक
ये जो भारी मुनाफा कागजों पर दिख रहा है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री भी है। एकदम सही। और यही इस पूरी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 47(17) के तहत जब कोई कंपनी अपने एसेट्स को किसी इन्विट में ट्रांसफर करती है और उसके बदले नकद के बजाय यूनिट्स प्राप्त करती है, तो वो कैपिटल गेन पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर रहता है। तो सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया है? इससे तो उन्हें टैक्स का नुकसान होता होगा। देखो, सरकार ने ये नियम जानबूझकर बनाया है। सरकार जानती है कि देश के निर्माण के लिए इंफ्रा कंपनियों के पास पूंजी का होना बहुत जरूरी है। अगर कंपनियों का सारा पैसा पुरानी बनी हुई सड़कों में ही फंसा रहेगा, तो नई सड़कें कौन बनाएगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना? इसलिए इस टैक्स छूट के जरिए कैपिटल रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाता है। इसका नतीजा ये है कि 193% का ये उछाल पूरी तरह से कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत कर रहा है। उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। इस बात से ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ मुनाफे का आखिरी नंबर देखना काफी नहीं है। बिल्कुल। मुनाफा कहाँ से और किन नियमों के तहत आ रहा है, ये समझना कंपनी की नई पहचान को समझने की पहली सीढ़ी है। ये तो कुछ वैसी बात हो गई जैसे कोई फ्रीलांसर हो, सालों तक वो दूसरों के लिए काम करता है, प्रोजेक्ट सौंपता है और अपनी फीस लेके घर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन एक दिन वो तय करता है कि अब वो अपनी खुद की एजेंसी खड़ी करेगा और उन संपत्तियों का मालिक बनेगा ताकि उसे बार बार काम ना खोजना पड़े। इस उपमा को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण के अलावा कंपनी के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनका प्रदर्शन कैसा है? ये फ्रीलांसर से एजेंसी मालिक वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है। अगर सड़क निर्माण से परे देखा जाए तो कंपनी का माइनिंग या खनन व्यवसाय एक बहुत बड़े ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। मतलब माइनिंग अब सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं रह गया है? बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए इनकी सियारमल खदान के आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। सिर्फ इस तीसरी तिमाही में वहां से 7.01 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है और पूरे FY26 वित्तीय वर्ष के लिए उनका कुल लक्ष्य 30 मिलियन टन का है। एक तिमाही में 7 मिलियन टन। लेकिन ये आंकड़ा भविष्य के लक्ष्यों के सामने तो कुछ भी नहीं है। दस्तावेजों में ये बताया गया है कि FY29 तक DBL का लक्ष्य सालाना 57 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का है। हाँ, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये पूरे भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 8 से 9% हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मूल रूप से सड़क बनाने वाली एक कंपनी माइनिंग जैसे पूरी तरह से अलग और जटिल क्षेत्र में इतना बड़ा दांव कैसे लगा सकती है? ये एक बहुत ही तार्किक और गहरा सवाल है ना? क्या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास देश का 9% कोयला निकालने की तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता है? ये तो एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क लगता है। यही पर हमें MDO यानी माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल को समझना होगा। DBL यहाँ कोई पारंपरिक माइनिंग कंपनी की तरह काम नहीं कर रही है, जो खुद जमीन खोजेगी और भूवैज्ञानिक जोखिम उठाएगी। अच्छा, तो रिस्क उनका नहीं है? नहीं, खदान का मालिकाना हक सरकार या कोल इंडिया के पास ही रहता है। जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की सारी जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है। DBL का काम विशुद्ध रूप से एग्जीक्यूशन का है। ओहो, मतलब सिर्फ खुदाई का काम? बिल्कुल। एक सड़क बनाने वाली कंपनी के पास पहले से ही भारी भरकम एक्सकवेटर, डंपर और अर्थ मूविंग मशीनों का एक विशाल बेड़ा होता है। उन्हें बस मिट्टी और चट्टानें हटाने की अपनी उसी विशेषज्ञता का उपयोग कोयला निकालने के लिए करना है। समझ गया। ये उनके मुख्य कौशल का ही एक विस्तार है। इसी वजह से ये जोखिम उतना बड़ा नहीं है जितना सतह से देखने पर लगता है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। मतलब एक खदान के मालिक नहीं बन रहे हैं, बल्कि अपनी मौजूद मशीनों और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स का लाभ उठा रहे हैं। एकदम सही। और सिर्फ कोयला ही नहीं, अर्निंग्स कॉल में एक नए बॉक्साइट खदान प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया गया है। इसमें शुरुआत में लगभग 1700 करोड़ रुपए का EPC काम है। वो भी काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बार खदान चालू होने के बाद ये अगले 22 सालों तक हर साल 150 करोड़ रुपए का एक बहुत ही स्थिर रेवेन्यू ला कर देगी। इसे एन्युइटी रेवेन्यू कहा जाता है, एक ऐसी आय जो लंबे समय तक बिना किसी बड़ी रुकावट के आती रहती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, यूनिट्स, खदानों और संपत्तियों को होल्ड करने की बात होती है, तो इन सब को अपने पास रखने में बहुत सारा पैसा लगता है। हाँ, कैपिटल तो चाहिए ही। बिल्कुल। बैलेंस शीट पर नजर डालने से पता चलता है कि कंपनी का नेट डेप्थ यानी कर्ज अभी भी लगभग 2100 करोड़ रुपए पर खड़ा है। इसके अलावा जो इन्वेंट्री के दिन हैं,
जिसका मतलब है कि कोई भी सामान या प्रोजेक्ट कितने दिन में नकदी में बदलता है, वो 75 दिन से बढ़कर सीधे 132 दिन हो गया है। ये नंबर्स डराने वाले लग सकते हैं। वही तो। एक निवेशक या विश्लेषक के एक नजरिए से देखने पर बिक्री का घटना, 2100 करोड़ का कर्ज और इन्वेंट्री के दिनों का लगभग दोगुना हो जाना, क्या ये किसी गंभीर संकट की ओर इशारा नहीं करता? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सतह पर दिखने वाले ये नंबर असल गणित को छुपा रहे हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री के दिनों वाले मुद्दे को सुलझाते हैं। अगर बैलेंस शीट की गहराई में जाया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि कंपनी की इन्वेंट्री की वास्तविक मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मतलब कोई भी कच्चा माल या प्रोजेक्ट गोदामों में फंसा हुआ नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये दिन 75 से बढ़कर 132 कैसे हो गए? अगर माल उतना ही है तो दिन क्यों बढ़ रहे हैं? ये शुद्ध रूप से गणितीय गणना का एक प्रभाव है, जिसे वित्तीय भाषा में डिनोमिनेटर इफेक्ट कहा जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, इन्वेंट्री के दिनों की गणना करने के लिए कुल इन्वेंट्री को कुल बिक्री यानी रेवेन्यू से भाग दिया जाता है। ठीक है। मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री 100 रुपए की है और बिक्री 400 रुपए की है, तो आपका अनुपात 1/4 होगा। लेकिन इस साल ईपीसी सेगमेंट में ऑर्डर कम होने के कारण कुल बिक्री में भारी गिरावट आई है, तो आपका डिनोमिनेटर यानी नीचे की संख्या बहुत छोटी हो गई है। अच्छा, तो जब एक स्थिर इन्वेंट्री को एक बहुत छोटे रेवेन्यू नंबर से भाग दिया जाता है, तो जो अनुपात निकलकर आता है वो अपने आप बहुत बड़ा दिखता है। एकदम सही पकड़े। जैसे ही अगले साल नए ऑर्डर्स के साथ बिक्री बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा और ये नंबर वापस अपने सामान्य स्तर पर आ जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी था। इसका मतलब है कि ये कोई ऑपरेशनल विफलता नहीं है, बल्कि सिर्फ बिक्री कम होने का गणितीय प्रभाव है। लेकिन उस 2100 करोड़ रुपए के कर्ज का क्या? कर्ज तो असली है, वो कोई गणितीय प्रभाव नहीं है। बिल्कुल, कर्ज असली है और प्रबंधन चाहता तो इसे बहुत आसानी से शून्य कर सकता था। बाजार में कई ईपीसी कंपनियां यही करती हैं। वे एसेट्स बनाती हैं, उन्हें बाजार में बेच देती हैं और जो पैसा आता है उससे कर्ज चुकाकर नई सड़क बनाने में लग जाती हैं। हाँ, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना? अगर डीबीएल ने भी ऐसा किया होता तो आज उनका कर्ज लगभग खत्म हो चुका होता। लेकिन इसके बजाय उन्होंने लंबी अवधि के मुनाफे के लिए 1600 करोड़ रुपए के इनविट यूनिट्स को अपने पास होल्ड करके रखा है, जिसमें अनंतम और श्रेम इनविट दोनों शामिल हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? वे इन एसेट्स को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि कर्ज ज्यादा होने से बाजार में नकारात्मक संदेश जा सकता है? ये फैसला एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। आम कंस्ट्रक्शन या ईपीसी का बिजनेस स्वभाव से बहुत चक्रीय यानी साइक्लिकल होता है। कभी बम्पर ऑर्डर मिलते हैं तो कभी चुनाव, मानसून या नीतिगत बदलावों के कारण साल भर काम अटका रहता है। हाँ, जो कैश फ्लो को बहुत अनिश्चित बना देता है। बिल्कुल, प्रबंधन इस चक्रीयता को खत्म करना चाहता है। 3500 करोड़ रुपए के इन्वेट पोर्टफोलियो, जिसका लक्ष्य FY 27 तक रखा गया है, उसका मतलब है कि कंपनी को हर साल नियमित रूप से डिविडेंड और ब्याज मिलेगा। ये चक्रीय कंस्ट्रक्शन बिजनेस को एक अनुमानित और स्थिर एन्युटी बिजनेस में बदलने की सोची समझी रणनीति है। मतलब वे शॉर्ट टर्म के दर्द को सह रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म वित्तीय स्थिरता मिल सके। एकदम सही। इसके बावजूद प्रबंधन का लक्ष्य है कि अगले साल इस कर्ज को 700 से 800 करोड़ रुपए तक कम कर दिया जाए और FY 28 तक कंपनी पूरी तरह से नेट डेप्ट फ्री हो जाए। लेकिन जब कोई कंपनी अपनी मुख्य विशेषज्ञता से हटकर इतना बड़ा रणनीतिक बदलाव करती है, तो बाजार के विश्लेषक, जो जोखिमों को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं, सवाल जरूर उठाते हैं। और अर्निंग्स कॉल के एनालिस्ट Q&A सेशन में भी बिल्कुल यही हुआ। हाँ, वहाँ काफी तीखे सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल। कई विश्लेषकों ने इस बात पर चिंता जताई कि कंपनी अब सौर ऊर्जा और पावर ट्रांसमिशन जैसे बिल्कुल नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। क्या ये फोकस खोने का संकेत नहीं है? सौर और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा करके कंपनी अपने बचे हुए कैश को खतरे में नहीं डाल रही है? विश्लेषकों का ये डर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो काफी हद तक जायज है। भारत में पहले भी कई इंफ्रा कंपनियों ने जरूरत से ज्यादा विस्तार करके और कर्ज के बोझ तले दबकर अपना वजूद खोया है। लेकिन प्रबंधन ने इसका जो जवाब दिया वो उनके कड़े वित्तीय अनुशासन को उजागर करता है। उन्होंने साफ किया कि कंपनी इन नए क्षेत्रों में बेतहाशा पूंजी नहीं लगा रही है।
क्या उन्होंने इस वित्तीय अनुशासन को साबित करने के लिए कुछ ठोस आंकड़े साझा किए? जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने कैपेक्स का उदाहरण दिया। एक समय था जब कंपनी का सालाना रिप्लेसमेंट कैपेक्स यानी पुरानी मशीनों को बदलने का खर्च 500 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज बेहतर एसेट मैनेजमेंट के जरिए इसे घटाकर मात्र 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी कटौती है। बिल्कुल। और जहां तक नए सौर ऊर्जा और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का सवाल है, वहां बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत होती है। लेकिन डीबीएल अपनी बैलेंस शीट से केवल 200 से 300 करोड़ रुपए की इक्विटी ही निवेश कर रही है। अगर कंपनी केवल 200-300 करोड़ रुपए लगा रही है तो हजारों करोड़ के इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बाकी का फंड कहाँ से आ रहा है? यहीं पर कॉर्पोरेट वित्तीय संरचना यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग की अहमियत समझ आती है। प्रबंधन ने बताया कि बाकी का सारा फंड एसपीवी के स्तर पर मेज़ेनाइन डेब्ट्स के रूप में जुटाया जाएगा। इसे थोड़ा और स्पष्ट करना होगा। ये एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल और मेज़ेनाइन डेब्ट काम कैसे करते हैं और ये कंपनी को जोखिम से कैसे बचाते हैं? एसपीवी एक अलग कानूनी इकाई या मिनी कंपनी होती है जिसे केवल उस एक विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है, जैसे किसी एक सोलर प्लांट के लिए। अगर उस प्रोजेक्ट में कोई वित्तीय परेशानी आती है तो नुकसान उसी एसपीवी तक सीमित रहता है, मूल कंपनी पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता। इसे रिस्क रिंग फेंसिंग कहते हैं। अच्छा, तो डीबीएल की मेन बैलेंस शीट सुरक्षित रहती है। एकदम सही। और जहां तक मेज़ेनाइन डेब्ट की बात है, ये इक्विटी और सुरक्षित बैंक लोन के बीच का एक हाइब्रिड कर्ज होता है। इसमें ब्याज दर थोड़ी अधिक होती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट के कैश फ्लो पर निर्भर करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस कर्ज का बोझ डीबीएल की मुख्य बैलेंस शीट पर नहीं दिखता है। ये दर्शाता है कि प्रबंधन विकास तो चाहता है, लेकिन अपनी मुख्य कंपनी को दांव पर लगाकर नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सुरक्षित और अनुशासित दृष्टिकोण लगता है। इसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट के मोर्चे पर भी कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए थे, है ना? हाँ, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने कर्मचारियों की संख्या 38,000 से घटाकर आधी यानी 19,000 कर ली है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी छटनी, इसका कारण क्या रहा? ये बदलाव मुख्य रूप से इसलिए संभव हुआ क्योंकि कंपनी अब बहुत अधिक श्रम गहन ईपीसी प्रोजेक्ट से हटकर अत्यधिक मशीनीकृत माइनिंग ऑपरेशंस की ओर बढ़ रही है। साथ ही पुराने प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर अतिरिक्त वर्कफोर्स को सुव्यवस्थित किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर कॉस्ट रैशनलाइजेशन करना प्रबंधन की कार्यकुशलता को साबित करता है। अब जबकि वर्तमान चुनौतियों, रणनीतियों और वित्तीय इंजीनियरिंग पर गहराई से चर्चा हो चुकी है, तो भविष्य की ओर देखना आवश्यक हो जाता है। अर्निंग्स कॉल का सबसे उत्साहजनक हिस्सा वो ऑर्डर बुक है, जिसका संक्षेप में हमने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। बिल्कुल। आज की तारीख में कंपनी के पास 29,300 करोड़ रुपए का विशाल ऑर्डर बुक है। ये न केवल उनके इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा है, बल्कि ये सबसे अधिक डाइवर्सिफाइड भी है, जिसमें सड़कें, खदानें, सौर ऊर्जा और जल प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। सिर्फ इसी साल 17,900 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स जोड़े गए हैं। ये भविष्य की ग्रोथ के लिए एक बहुत मजबूत नींव प्रतीत होती है। अगर इस विशाल ऑर्डर बुक का वित्तीय अनुवाद किया जाए तो अगले कुछ सालों की तस्वीर बहुत स्पष्ट हो जाती है। मौजूदा साल यानी FY26 के लिए अनुमान है कि पुरानी चुनौतियों और कम ऑर्डर्स के प्रभाव के कारण कुल रेवेन्यू लगभग 7,000 से 7,500 करोड़ रुपए के बीच रहेगा। ठीक है, वो तो अपेक्षित है। हाँ, लेकिन FY27 को लेकर प्रबंधन का दृष्टिकोण बेहद सकारात्मक है। उनका अनुमान है कि अगले साल रेवेन्यू 30 से 40% की भारी छलांग लगाकर 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू सकता है। 10,000 करोड़ रुपए, ये एक बहुत ही आक्रामक लक्ष्य है। क्या मुनाफे के मार्जिन में भी इसी तरह के सुधार की उम्मीद है? जी हाँ, सिर्फ टॉप लाइन यानी रेवेन्यू ही नहीं बल्कि बॉटम लाइन में भी सुधार की उम्मीद है। प्रबंधन का मानना है कि जब इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस होंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज का सीधा फायदा मिलेगा। मतलब निश्चित लागत ज्यादा रेवेन्यू पर बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। इससे अगले साल एबिटा मार्जिन के सुधरकर 12 से 13% के मजबूत स्तर पर आने की संभावना जताई गई है। जब किसी कंपनी के पास 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम हाथ में हो तो मुख्य चुनौती सिर्फ एग्जीक्यूशन की रह जाती है, और ऐतिहासिक रूप से एग्जीक्यूशन ही इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत रही है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकाला जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है।
जो कंपनी कल तक सिर्फ सरकारी टेंडर भरती थी और एक पारंपरिक ठेकेदार के रूप में काम करती थी, वो आज एक विशाल और विविध संपत्तियों वाली मल्टी एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस बनने की राह पर सफलतापूर्वक चल रही है। हाँ, जिसे वे DBL 2.0 कहते हैं। बिल्कुल। अल्पावधि में वित्तीय आंकड़ों में बिक्री में गिरावट या कर्ज का दिखना थोड़ा उलझावा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर इसे DBL 2.0 के विजन और सरकार की कैपिटल रिसाइकलिंग नीतियों के लेंस से देखा जाए तो ये एक बहुत ही सोची समझी, सुरक्षित और अनुशासित दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा नजर आता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इस चर्चा के निष्कर्ष के तौर पर एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि EPC से एसेट ओनरशिप का ये ट्रांजिशन कैसे काम कर रहा है, लेकिन जरा भविष्य की उस तस्वीर की कल्पना कीजिए जिसकी नींव आज रखी जा रही है। वो कैसी होगी? कोयला उत्पादन का 8 से 9% हिस्सा नियंत्रित करने लगे और इसके साथ ही वो बड़े-बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों, पावर ट्रांसमिशन एसेट्स और हजारों किलोमीटर लंबे राजमार्गों की स्थायी मालिक बन जाए, तो क्या ऐसी कंपनी को सिर्फ एक साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक या ठेकेदार मानना चाहिए? एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। या फिर इसे भारत के भविष्य के पूरे आर्थिक इंजन के एक बड़े और अपरिहार्य हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। सुनने वालों के लिए ये सोचने का विषय है।